Guys, this is Kamlesh Sharma and I welcome you all in Aurora IAS, and this is lecture number 16 of our Ancient Indian History series. Okay, और पिछले लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट किया था? मौर्य पीरियड. ओके, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम्स. और अल्टीमेटली जो मैंने लास्ट में पार्ट कवर किया था एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी बकवास का चीज़ें थी, फॉर एग्जांपल ट्रेड एंड एवरीथिंग. बकवास की चीज़ों मतलब ये रहता है टिडबिट्स. ठीक है, बकवास मतलब ये मत समझना कि इंपॉर्टेंट नहीं है. वो मेरी आदत ऐसी पड़ गई है. ठीक है, यूजुअली जब हम ग्रुप में स्टडी करते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं, भाई बकवासी वाली चीज़ कर ली, अच्छे वाली कर ली, इस टाइप से. तो इसलिए थोड़ा सा रूटीन में जाता है. ठीक है, बट बकवास मतलब टिट्स एंड बिट्स मतलब, लेकिन वो टिट्स एंड बिट्स जिससे आप यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे. बिकॉज यूपीएससी प्रीलिम्स लोगों का सिर्फ जो अच्छे कैंडिडेट रहते हैं उनका 5 से 6 मार्क्स से रुकता है. तो ये आपको बकवास की चीज़ें हैं, टिट्स और बिट्स जो होती हैं वो आपको क्वालिफाई करवाएंगे. इसलिए उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना. और जो पॉलिटिकल हिस्ट्री, तो आई होप आपको समझ में आई होगी. उसको मैंने ट्राई किया है कि इसमें स्टोरी फॉर्म में पाऊँ. अभी तक अगर आप देखें, जब से हमारी एशियन हिस्ट्री चालू हुई है, आज हमने 15 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, तो उस अभी तक सब कुछ स्टोरी फॉर्म में चला. मैंने हर चीज़ कनेक्ट की है किस तरीके से इवेंट्स कनेक्टेड हैं. बिकॉज मैंने कहा था हिस्ट्री इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ इवेंट्स. ठीक है, इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर. मैंने शुरू में भी आपको सेंटेंस कहा था. ठीक है, तो हम उसी तरीके से चल रहे हैं. अब उसी तरीके से हम मौर्य से पोस्ट मौर्य पीरियड में आते हैं. देखो, पोस्ट मौर्य पीरियड में क्या होता है कि अब सिंपल सी बात थी, एम्पायर बहुत बड़ा था. मैंने आपको अशोका का एम्पायर दिखाया था कि भाई वो सिर्फ साउथ में 3 राज्य छूटे हुए थे, चेरा, चोला, पांड्या, और सब कुछ उसके अंडर में था. मतलब अफ़गानिस्तान से लेके आप कह सकते हैं, और ये जो बर्मा के वेस्ट में, मतलब व्हाट इज़ द अराकानियोमा तक, वहाँ तक उनका किंगडम बहुत अच्छे तरीके से फैला हुआ था. मतलब इतना बड़ा एम्पायर जो आप कह सकते हैं कि अल्टीमेटली एंड में ब्रिटिश आके इस्टेब्लिश करते. इतना बड़ा एम्पायर ना ही औरंगज़ेब का था, ना ही अलाउद्दीन खिलजी का था, और इवन कोई और इंपॉर्टेंट रूलर बीच में था. अकबर का एम्पायर तो काफ़ी छोटा था, इट वॉज लिमिटेड टू नॉर्थ इंडिया, इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया. ठीक है, बट औरंगजेब का एम्पायर वॉज वेरी ह्यूज, और अलाउद्दीन खिलजी का एम्पायर वॉज क्वाइट ह्यूज. ठीक है, और इसके बाद जो ब्रिटिश आते हैं वो आप कह सकते हैं अफगानिस्तान पे तो कभी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. बट फिर भी अगर आप देखें NWFP, मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से लेके वो बर्मा तक को इंडिया में इंक्लूड करते हैं. शुरू शुरू में बर्मा जो था इंडिया का पार्ट था. इसके बाद जब 1935 का एक्ट आता है, ठीक है, उसमें साइमन कमीशन जो रिकमेंड करते हैं कि भैया बर्मा को इंडिया से अलग कर दो, तो उसके बाद बर्मा अलग हो जाता है. बट फिर भी अगर देखें तो अशोकन एम्पायर वॉज वेरी ह्यूज. अब आप देखो, इसकी बहुत सारी लिमिटेशन है. लिमिटेशन ये है कि भाई इतना ह्यूज एम्पायर है, ठीक है, इसे सिर्फ और सिर्फ एक पावरफुल किंग कंट्रोल कर सकता है जिसका नाम था अशोका. उनके जाने के बाद ये एम्पायर डिसइंटीग्रेट होना चालू हो गया. उसके और भी बहुत सारे रीज़न थे. फॉर एग्जांपल कि भैया उस टाइम पे इन्वेजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. इन्वेजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था बिकॉज चाइना ने तो अपनी चाइनीज़ वॉल बना ली थी. तो जो भी बैक्ट्रियंस, साकास, ईस्टर्न साइड, मतलब चाइनीज़ साइड में जाना चाहते थे, अब उनको रोक दिया गया. ठीक है, चाइनीज़ अथॉरिटी के द्वारा, बिकॉज ऑफ दैट वॉल. और इंडिया के पास वॉल नहीं थी. ठीक है, इंडिया के पास द ग्रेट इंडियन वॉल नहीं थी. और इसी को अशोका कहा जाता है कि अशोका की ये मतलब फोर साइटिंग, आप कह सकते हैं फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग नहीं थी. उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा और उन्होंने चाइनीज से कुछ लेसन लर्न नहीं किए. और यही एक रीज़न था कि हमारे यहाँ इतने सारे इन्वेजन हुए. पहले तो एंशियंट इंडिया में बहुत इन्वेजन हुए, फिर इसके बाद मेडावल इंडिया में बहुत इन्वेजन हुए. ये एक रीज़न था. ठीक है, इसके लिए अशोका को भी काफ़ी स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल बताते हैं. बट फिर भी या वो तो हिस्ट्री है, वी कैन नॉट चेंज इट, बट वी कैन लर्न फ्रॉम इट. ठीक है, बट पहला रीज़न ये था कि भैया इन्वेजन बहुत ज़्यादा हो रहे थे तो एम्पायर बिखरना चालू हो गया. दूसरा, वीक रूलर बहुत ज़्यादा आने लगी थी. ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें तो जो अशोका की आर्मी थी, आप कह सकते हैं कलिंगा वॉर के बाद उसने कुछ खास मेजर युद्ध नहीं लड़े थे. ठीक है, आप कह सकते हैं ना के बराबर युद्ध लड़े थे, हल्के फुल्के छोटे मोटे. अगर कुछ रिवॉल्ट हुआ या किसी ने चैलेंज किया तब जाके सप्रेस किया. बिकॉज आप जानते हैं उन्होंने नो एनेक्सेशन की पॉलिसी अपना ली थी. ठीक है, नो एनेक्सेशन की पॉलिसी अपना ली थी. और ये एक्चुअली एक पॉलिटिकल डिसीजन था. ओके, इट वाज अ पॉलिटिकल डिसीजन. क्यों? बिकॉज ऑलरेडी आपके ईस्ट में चाइनीज़ और थाईलैंड एम्पायर काफ़ी प्रिवेल कर रहे थे, और वेस्ट में आपके पास अकेमेनियन एम्पायर था. तो आप एक्सपेंड कर ही नहीं सकते थे आप. तो एक पॉलिटिकल रीज़न भी कहा जाता है कि इट वाज नॉट अ दैट मीन्स स्पिरिचुअल डिसीजन, बट अ पॉलिटिकल डिसीजन से ज़्यादा कहा जाता है. ओके, बट फिर भी हल्के फुल्के वॉर देखने को मिलते हैं कि भाई अगर कोई एम्पायर पे रिवॉल्ट कर रहा है तो वहाँ पर आर्मी का यूज़ किया गया था. बट जो आर्मी थी एक तरीके से डिफंक्ट हो चुकी थी. मतलब सोचो, आपकी जो तलवार थी उस पर जंग लग चुकी थी. जब तलवार में जंग लग चुकी है और वॉर का टाइम आया इनके साथ, जब ये इन्वेजन हुआ तो ये लोग यहाँ पर हार गए. सिंपल सी बात है. ठीक है, और काफ़ी ग्रीड और ये सब चीज़ें आने लगी थी, और कोई पावरफुल रूलर भी नहीं था. तो और ऊपर से जो एम्पायर था कुछ ओवर स्ट्रेच हो गया था. तो फॉर एग्जाम्पल औरंगजेब का जो एम्पायर था ओवर स्ट्रेच हो गया था. ये भी एक रीज़न था औरंगजेब के एम्पायर का फॉल होने का. और सेम रीज़न यहाँ पर भी अप्लाई होता है. ठीक है, तो ये कुछ 3 से 4 बड़े बड़े रीज़न थे. मतलब वैसे तो बहुत सारे रीज़न आप लिख सकते हैं, बट ये 3-4 बड़े बड़े एक पैराग्राफ में अगर लिखने को हो तो यू कैन राइट इट. ये बड़े रीज़न थे जिस वजह से आप कह सकते हैं अशोकन एम्पायर और मौर्यन एम्पायर का फॉल होता है. ठीक है, अशोकन और मौर्यन एम्पायर का फॉल होता है. और उसके बाद क्या होता है कि कंप्लीट जो इंडिया रहता है ना वो डिवाइडेड हो जाता है.
जो जैसा कि कंप्लीट कैसे वो दैट मीन्स अपने मौर्य से पहले था। जैसे फॉर एग्जांपल वेस्टर्न साइड में 3-4 राजा आ गए, सदर्न साइड में 2-3 राजा आ गए, ईस्टर्न में 2-3 राजा आ गए, इस तरह से बहुत डिवीजन हो जाता है। लेकिन इस टाइम पे आप कह सकते हैं हमारे यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। बिकॉज जो भी रूलर आए काफ़ी पावरफुल रूलर थे, उन्होंने अपने मतलब जो भी एरिया था उसको काफ़ी अच्छा डेवलप किया था। जैसे आर्ट एंड कल्चर और ट्रेड दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इवन अशोकन टाइम से बहुत ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर और ट्रेड देखने को मिलता है और काफ़ी वैरायटी देखने को मिलती है, ठीक है। बिकॉज अलग अलग रूलर आएंगे, अपनी अलग अलग इमेजिनेशन देंगे और चीज़ों को बनवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे गंधारा आर्ट, मथुरा आर्ट, दोनों में डिफरेंस है ना। तो ये सब डिफरेंस कहाँ से आए? हमारी ये सब कल्चर की वैरायटी से, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया क्या कैसी चीज़ें थी। सो बिफोर मूविंग टू द पोस्ट मॉडर्न पीरियड आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द पेड प्रोग्राम, ठीक है, पीजीपी। एंड दिस टाइम 35+ स्टूडेंट्स आर राइटिंग मेन्स फ्रॉम आर साइड, और ऑल स्टूडेंट्स हैव मोर देन 100%, 100+ मार्क्स इन प्रीलिम्स, ठीक है, जिसके प्रूफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है रिगार्डिंग आर पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम, सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज 2 नंबर्स। और ये रहे हमारे कुछ माइंड मैप बुक्स जिनको आप रिवीजन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, विच यू कैन गेट फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन, ठीक है। सो नाउ अल्टीमेटली लेट्स स्टार्ट। तो देखो होता क्या है कि भाई जो हमारे अशोका हैं उनकी डेथ हो जाती है। जो उनकी डेथ हुई थी ना वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब आखिरी में वो दान देना चाहते थे, जो उनके पास दान मांगने आए थे, जो और मतलब वहाँ पर जो चैत्यास और विहार से तो वहाँ पर दान काफ़ी दिया करते थे। तो आखिरी में उनको दान देने के लिए भी कुछ नहीं मिलता, बट उनके पास कुछ खाने के लिए रहती है 1-2 बूंद के अनाज, तो वो आखिरी में वो देते हैं। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर आपको कुछ टाइम आइम हो तो देखिएगा कभी, इट इज़ गुड। वो मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ बिकॉज इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आर सिलेबस, ठीक है। बट फिर भी अशोका की डेथ हो जाती है, और उसके बाद जो उसके सक्सेसर्स रहते हैं, मैंने आपको बताया कि इनकेपेबल थे एज कम्पेयर टू अशोका और चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। दे वर क्वाइट इनकेपेबल, दो दे हैव द टीचिंग्स ऑफ अर्थशास्त्र, ठीक है, मतलब बुक्स अवेलेबल थी अर्थशास्त्र की, बट दे वर मोर इंडल्ज्ड इन दिस, अपना अय्याशी में डूबे हुए थे, शौकीन थे वो लोग, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब ये लोग वीक हुए तो जितने भी प्रोविंसेस थे, अब उनके राजाओं ने देखा कि भाई एम्पायर जो एम्पर है वो तो वीक हो गया। सो व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड डिक्लेयरिंग देयर इंडिपेंडेंस, ठीक है, दे स्टार्टेड डिक्लेयरिंग देयर इंडिपेंडेंस। लाइक फॉर एग्जांपल सबसे पहले कलिंगा ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, बिकॉज बड़ा अत्याचार हुआ था कलिंगा के ऊपर। इसके बाद साउथ में सतवाहनास ने मतलब पूरे डेक्कन में कब्जा कर लिया और अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और जो आप कह सकते हैं कंप्लीट एम्पायर था, वो छोटे से पार्ट में रह के, मतलब कंप्लीट सिर्फ नॉर्थ वैली, गैंगेटिक वैली तक लिमिटेड रह गया। क्या था उनके हाथ में? सिर्फ और सिर्फ गैंगेटिक वैली, ठीक है। वो गैंगेटिक वैली भी ना 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। मतलब जो ईस्टर्न पार्ट था पाटलिपुत्र वाला पार्ट, वो दशरथ को मिला, ठीक है, दशरथ को मिला। और जो वेस्टर्न पार्ट था ये उनके ग्रैंड सन थे, तो जो वेस्टर्न पार्ट था वो कुणाल को मिला, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट आप सकते गैंगेटिक वैली है, यहाँ पर आगे मैप है, ठीक है। जो गैंगेटिक वैली है वो, लेट मी चेंज द पेन, ये पोस्ट मौर्य का मैप है इसलिए मैं अलग से बना के दिखा रहा हूँ। मान लो ये हमारे पास ये, मतलब यहाँ पर कुछ गैंगेटिक वैली है, यहाँ पर इस रीजन में आप कह सकते हैं, ये वाले रीजन में। तो ये जो ईस्टर्न वाला पार्ट था, ठीक है, दिस वेंट टू दशरथ, ओके, दिस वेंट टू दशरथ। और जो वेस्टर्न वाला पार्ट था, ये वेस्टर्न वाला पार्ट था, दिस वेंट टू कुणाल। और इसी ने सबसे ज़्यादा इन्वेजन फेस किए, बिकॉज इसने वेस्टर्न वाला पार्ट चूज़ किया था। और ईस्टर्न साइड से इन्वेजन तो लगभग नामुमकिन ही था, ठीक है। ईस्टर्न साइड से इन्वेजन जो था वो लगभग नामुमकिन था, ठीक है, बिकॉज वहाँ पर हिमालयाज़ की रेंजेस एंड एवरीथिंग इज़ देयर, ओके। बट फिर भी ये जो कुणाल था वो काफ़ी टाइम तक अपना एम्पायर नहीं लॉन्ग लास्ट कर पाया, जस्ट बिकॉज की इन्वेजन बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और ईस्टर्न पार्ट में दशरथ ने काफ़ी लंबे टाइम तक जो मौर्यन एम्पायर था उसको बढ़ाया। लेकिन 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 उन्हीं का एक चीफ कमांडर हुआ करता था, उन्हीं का एक चीफ कमांडर हुआ करता था जिसका नाम था पुष्यमित्रा शुंगा, ठीक है, कमांडर इन चीफ था। उसने क्या किया, लास्ट रूलर जो मौर्यास का था उसको मार दिया और अल्टीमेटली मौर्यन डायनेस्टी को उठा के फेंक दिया और अपनी खुद की डायनेस्टी स्टैब्लिश करता है जिसको कहा गया शुंगा डायनेस्टी, ठीक है, शुंगा डायनेस्टी। अब देखो मैंने आपको ये एक चीज़ बताई कि भाई ये जो वेस्टर्न पार्ट था कुणाल का वो ऑलरेडी बैक्ट्रियंस के और जो साकास के इन्फ्लुएंस में आ चुका था, मतलब ऑलरेडी वो कब्जे में आ चुका था। और इसके बाद एम्पायर किसका था? हमारे शुंगास का। आप देखिए यहाँ पर बैक्ट्रियंस हैं, ये वाला रीजन आप देखिए, और ये देखिए ये शुंगा एम्पायर दिख रहा है, ये शुंगा एम्पायर था, ठीक है। मतलब बिहार और बंगाल के आसपास ये शुंगा एम्पायर था। अब यहाँ पर इनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, भैया लगातार इन्वेजन्स हो रहे थे और इनको अपने सुंगा एम्पायर को प्रोटेक्ट करना था फ्रॉम द बैक्ट्रियन और ग्रीक इन्वेजन, ठीक है, बैक्ट्रियन और ग्रीक इन्वेजन। सो शुरू में अगर आप देखेंगे तो जब बैक्ट्रियंस का एडवांस होता है तो अल्टीमेटली ये लोग पाटलिपुत्र तक पहुंच जाते हैं और पाटलिपुत्र पे कब्जा भी कर लेते हैं। लेकिन पुष्यमित्रा बीइंग वन ऑफ द सुपीरियर्स कमांडर इन चीफ ऑफ द मौर्यस,
ही ट्राइड हिज बेस्ट एंड ही रिकवर्ड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ हिज एम्पायर। मतलब ये आप कह सकते हैं भरूच और विदिशा तक का, मतलब ये भोपाल तक का पार्ट इन्होंने रिकवर कर लिया था अपने अंडर में, ठीक है। अपने अंडर में इन्होंने पूरा जो पार्ट था उसको क्या कर लिया था, रिकवर कर लिया था, ठीक है। इसके बाद जब ये रिकवर करते हैं तो जो खारावेला किंग, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो रीजन है, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये लोग ये दोबारा अटैक करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये दोबारा अटैक करते हैं सुंगा एम्पायर के ऊपर, बट ये जो पुष्यमित्रा सुंगा काफ़ी अच्छे लीडर थे तो उन्होंने यहाँ पर इनको भी हरा दिया, ठीक है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कैसे अटैक किया, क्या अटैक किया, बस इतना इवेंट्स इंपॉर्टेंट रखो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको याद रखो। भैया पुष्यमित्रा सिंगा ने लास्ट रूलर जो मौर्यास थे तो उनको मार दिया, सुंगा डायनेस्टी एस्टैब्लिश की, लेकिन जो बैक्ट्रियंस का इन्वेजन शुरू में वो रोक नहीं पाए। वो लोग पाटलिपुत्र तक कब्जा कर लेते हैं, लेकिन बाद में दोबारा ये बैकफायर करते हैं और पाटलिपुत्र को दोबारा अपने हाथ में ले लेते हैं और सुंगा एम्पायर की शान बान जो भी है उसको बचाते हैं। इसके बाद खारावेला किंग, वो समझते हैं कि भैया ये लोग कमज़ोर हैं, अभी लड़ नहीं पाएंगे, तो खारावेला किंग भी इनको पर अटैक करते हैं। बट सुंगा जो हमारे पुष्यमित्र सुंगा थे वो उस चीज़ को बचा लेते हैं। अब देखो पुष्यमित्र सुंगा के बारे में कुछ चीज़ें बुक्स में लिखी हैं कि ही वॉज अ स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ ब्राह्मणिज्म, ठीक है। ही वॉज अ स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ ब्राह्मणिज्म। अभी तक अगर आप देखें तो पूरे ऑल इंडिया लेवल में ब्राह्मणिज्म देखने को नहीं मिला था। अगर आप देखें आर्यन्स आए, आर्यन शुरू शुरू में आते हैं तो ब्राह्मणिज्म डोमिनेट किया, लेकिन इसके बाद मगध का रूल हो जाता है, ठीक है। और जो मगधाइट्स है ये तो भैया हेटेड क्षत्रिय, तो उन्होंने उठाड़ के फेंक दिया क्षत्रियों को। इसके बाद देवर जो नंदास के अंदर, ठीक है, नंदास के अंदर थे, उन्होंने क्षत्रियों को उखाड़ के फेंक दिया। मैंने बताया था कि महापद्मनंगा को एक रथ कहा जाता है, महापद्मानंदा को एक रथ भी कहा गया बिकॉज क्षत्रियों के खिलाफ उन्होंने फाइट की थी। इसके बाद अगर आप देखें तो एक तरीके से ब्राह्मणिज्म रूल पूरी तरीके से ख़त्म था, अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 300 से 400 साल तक, बिकॉज इसके बाद मौर्यास आ जाते हैं। मौर्यास में फिर आपको जैनिज्म देखने को मिलेगा, जीविका देखने को मिलेगा, बुद्धिज्म देखने को मिलेगा। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा था कि ब्राह्मणिज्म पूरे इतने बड़े पार्ट में, मतलब गैंगेटिक वैली में प्रिवेल कर रहा था। आप देखिए काफ़ी बड़े पार्ट में आ रहा था ये, ठीक है। इसलिए जब इनका रूल आता है तो उस टाइम पे ये अश्वमेध सेक्रीफाइस करवाते हैं। अश्वमेध सेक्रीफाइस मैंने आपको बताया था, जो ऋग्वेद पीरियड था वहाँ पर अच्छे से बताया था, लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। और इसके बाद इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि भैया इन्होंने बुद्धिस्ट जो लोग थे, मतलब मॉन्क्स थे, उनको परसिक्यूट किया। उसके बाद जो भी उनके टेम्पल्स थे, मतलब जो चैत्य विहार थे, उनको फोर्सफुली कन्वर्ट करवाया, उनको तोड़ा। मतलब जैसे औरंगजेब के ऊपर आरोप लगे हैं वैसे आरोप ये पुष्यमित्र सुंगा के ऊपर भी लगते हैं, लेकिन ये काफ़ी हद तक सही नहीं है, काफ़ी हद तक सही नहीं है। इसका रीज़न भाई ये है कि अगर आप देखें जो पुष्यमित्र सुंगा है उन्होंने भारूत का नाम सुना है ना, जहाँ पर वो अच्छी सी मूर्तियाँ हैं, ये भारूत यहाँ पर मेंशन नहीं है, ओके भारूत यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। तो भारूत को आप पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में, जो भारूत है इट इज़ इन मध्य प्रदेश, ठीक है। जो भारूत है वहाँ पर आपको बहुत सारी बुद्धिस्ट की जो आर्ट है वो देखने को मिल जाएगी। साथ सांची इट इज़ फेमस फॉर बुद्धिज्म, सांची का स्तूपा है, तो वो सब रिनोवेट करने के लिए उन्होंने पैसे भी दिए थे। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये बिल्कुल प्रोसिक्यूटर थे। वो सब जो किलिंग्स होंगी वो पॉलिटिकल किलिंग होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप बात करें किसकी, हमारे टीपू सुल्तान की, तो यस ही वॉज अ प्रोसिक्यूटर ऑफ हिंदूज, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी जगह जो फैक्ट्स हैं वो प्रूव करते हैं कि इन्होंने हिंदूज़ को प्रोसिक्यूट किया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन्होंने काफ़ी डोनेशन भी दिया शारदा पीठम को, और बहुत सारी जगह उन्होंने जो हिंदूज टेम्पल का रेनोवेशन के लिए, और काफ़ी आप कह सकते हैं लिबरल टाइप के लीडर थे हमारे टीपू सुल्तान। लेकिन क्या है कि जो अंग्रेज़ आए ना, उन्होंने हमारी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल टीपू सुल्तान को उन्होंने इसलिए ऐसा प्रोजेक्ट किया कि हिंदूज़ हेट करना चालू कर दे टीपू को, ठीक है। ये पॉलिटिकल इशू है, इसमें मत जाने, इस पर डिबेट नहीं करना, बस मैं एक एग्जाम्पल से चीज़ों को बताना चाहता हूँ कि ब्रिटिश ने हम लोगों को लड़वाया, ठीक है। वी वर नॉट फाइटिंग, हिंदूज़ और मुस्लिम को लड़वाया कि भैया देखो टीपू ने तो हिंदूज़ को मारा था, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास हमें प्रूव मिलते हैं कि भैया ऐसा भी बिल्कुल नहीं था, वो पॉलिटिकल किलिंग्स थी। अब सेम यहाँ पर ब्राह्मणिज्म को बुद्धिज्म के अगेंस्ट लाने के लिए अब यहाँ पर इन्होंने हिंदू मुस्लिम को लड़ा दिया। अब ये लोग चाहते थे कि बुद्धिस्ट और ब्राह्मण्स भी लड़े, मतलब हिंदूज और बुद्धिस्ट भी लड़े। उसी के चक्कर में यहाँ पर और ये लोग पंगा लगा रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने एक डोनेशन दिया भारत में और सांची में, ठीक है। तो आप अपने आप को लिबरल रखिएगा आंसर में, मतलब इस तरीके से बिल्कुल स्टॉन्च ब्राह्मण है या स्टॉन्च बुद्धिस्ट ऐसा मत दिखाइएगा। आप एक लिबरल ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं, उस तरीके से आप बिहेव करिए, ठीक है। तो ये थी हमारी कंप्लीट शुंगा की हिस्ट्री। इसके बाद क्या होता है कि भाई वासुदेव कन्वा जो आखिरी सुंगा रूलर थे, ठीक है। मतलब ये आप कह सकते हैं पुष्यमित्र सुंगा के आई थिंक पोते ही थे ये, देवभूति सुंगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेना पोते थे कि नहीं थे, बट फिर भी कोई मैटर नहीं, के बस याद रखना लास्ट सुंगा रूलर कौन थे, देवभूति देवभूति सुंगा। अब जो देवभूति सुंगा थे उनके एक मिनिस्टर थे वासुदेव कन्वा, ठीक है। वासुदेव कन्वा एक मिनिस्टर थे। इन्होंने क्या किया, वासुदेव कन्वा ने देवभूति सुंगा को मार दिया, देवभूति सुंगा को मार दिया और अपनी खुद की डायनेस्टी स्टैब्लिश की, जिसको कहा गया कन्वा डायनेस्टी, जिसको कहा गया क्या, कन्वा डायनेस्टी, ठीक है। अब आप देखो इनके दद्दा जी ने
मौर्य के आखिरी हुए को मारा, और यहाँ खुद बेचारे पोते साहब चले गए इनकी गलती हुई से, चलो कोई नहीं। बट यहाँ पर ये क्या करते हैं, कन्वा डायनेस्टी को स्टैब्लिश करते हैं। और अगर आप बात करें कन्वा डायनेस्टी का कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन, सो कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी लेस है। क्यों? बिकॉज इनका रूल ही सिर्फ और सिर्फ 45 ईयर्स के था, ठीक है। तो कुछ खास कॉन्ट्रीब्यूशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट 1 और 2। ये मतलब आर्ट एंड कल्चर में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भाई इन्होंने ये वाला पिलर स्टैब्लिश किया था, वहाँ पर इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, बट यहाँ पर कुछ खास कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। इसके बाद अगर आप देखें कनवास के जाने के बाद जो कंप्लीट जो मगध की हिस्ट्री है आपको नील देखने को मिलेगी, ठीक है, नील देखने को मिलेगी। दैट मीन्स कि पूरा ब्लैंकेट बैन छा गया, मतलब मगध में ऐसा लग रहा था कि वो रूलर रूल ही नहीं कर रहा है। बिकॉज ये जो मगध था, और भी जो सतवाहनास हैं, और ये जो काफ़ी रूलर यहाँ पर इमर्ज हो रहे थे, इन लोगों के कब्जे में आ रहा था, ठीक है। तो मगध का कुछ खास इंपॉर्टेंस के बाद आप कह सकते हैं 400 से 500 साल तक नहीं रहेगा, 400 नहीं 300 से 400 साल तक नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टली जब गुप्तास आएंगे उनके अंडर आपको देखने को मिलेगा कि हाँ भैया मगध का दोबारा राइज होता है, ठीक है, मगध का दोबारा राइज होता है, ठीक है। और कनवास के बारे में एक चीज़ और कि भैया जैसे सुंगास काफ़ी स्टॉन्च ब्राह्मण्स थे, उसी प्रकार से हमारे कनवास थे वो भी काफ़ी स्टॉन्च ब्राह्मण्स थे। जैसे कि इन्होंने तो भैया जो फॉरेन रूलर थे, ठीक है, उनको तक कन्वर्ट कर दिया था हिंदुज़म में, मतलब इतना मतलब कुछ एक लेवल ऊपर थे हमारे जो कनवास थे, ठीक है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर निकल के आते हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर निकल के आते हैं वो थे सतवाहनास, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट कौन थे? सतवाहनास। देखो एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जब ये जो हमारा मुगल नॉट मुगल जो मौर्य एम्पायर डिसइंटीग्रेट करता है, ठीक है, जब मौर्य एम्पायर डिसइंटीग्रेट करता है तो एक्चुअली दो टाइप के रूलर्स पूरे इंडिया को रूल करते हैं। एक थे फॉरेनर्स, ठीक है, एक थे फॉरेनर्स, और दूसरे थे इंडिजीनियस रूलर, और दूसरे थे इंडिजीनियस रूलर। तो इंडिजीनियस रूलर में कौन कौन थे? हमारे सुंगास, ठीक है, सुंगास के बाद कनवास, कनवास के बाद सतवाहनास, ठीक है, कनवास के बाद सतवाहनास। और जो फॉरेन रूलर कौन होते? फॉर एग्जाम्पल साकास, इसके बाद जो हमारे कनिष्का लोग आए, और एक दो इंपॉर्टेंट रूलर और थे बैक्ट्रियंस, ये सब थे, ठीक है। तो इनको दो पार्ट में डिवीजन रखना। जो वेस्टर्न वाला जो पार्ट था, इंडिया का वेस्टर्न पार्ट था, वो मेनली फॉरेनर्स उस पर रूल करेंगे, ठीक है, बिकॉज ईस्टर्न पार्ट में इतनी आसानी से नहीं घुस पाएंगे। और जो ईस्टर्न पार्ट और सदर्न पार्ट, उसमें हमेशा इंडिजिनियस वाले रूल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कनवास, उससे पहले शुंगास, उसके बाद सतवाहनास, इसके बाद मौर्यास, पूरे जो नॉर्थ इंडियाज को यूनाइट कर देते हैं, ठीक है। जो मौर्यास है पूरे नॉर्थ इंडिया को यूनाइट कर देते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग सतवाहनास, लेट मी चेक टाइम इफ आई हैव। So I think it won't be possible to start Satvahanas today because it is a very big topic and very important topic for ancient India. So I will not start it today because already 18 minutes have elapsed. So I will start from the next lecture. So till that time, thank you and have a nice day, friends.